दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस किसकी एक पहल है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प डी भारत। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने एक कार्यक्रम में बताया कि E20 पेट्रोल या 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल अब 1350 ईंधन खुदरा दुकानों पर उपलब्ध है और 2025 तक पूरे देश में उपलब्ध होगा। साथ ही पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी घोषणा की कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA को 22 जुलाई से गोवा में G20 एनर्जी ट्रांजिशन मंत्री स्तरीय बैठक में सदस्यता हेतु अन्य देशों के लिए खोला जाएगा। आपको बता दें, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी GBA संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के समर्थन से भारत की एक पहल है, इसलिए विकल्प डी सही है। GBA को विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी समर्थन दिया जा रहा है। इसमें सदस्य देशों, भागीदार संगठनों और उद्योगों को एक साथ लाने वाली 3 श्रेणी की सदस्यता संरचना होगी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भारत। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले गैस फ्लेयरिंग शब्द के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह केवल लैंडफिल गैस निष्कर्षण के दौरान उत्पन्न संबंधित गैस के दहन को संदर्भित करता है। कथन 2 है, ब्लैक कार्बन या सूट गैस फ्लेयर से निकलने वाला प्रदूषक है। और कथन 3 है, यह ऑपरेटरों को अपने उपकरणों पर दबाव कम करने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। आइए एक्सप्लेनेशन से की बात को समझते हैं। भारत फ्लेयर्ड गैस को तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG में परिवर्तित करने के लिए इराक में द्रवीकरण इकाइयों के निर्माण की संभावना तलाश कर रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में भारत ने इराक के साथ बातचीत शुरू की है। आपको बता दें, गैस फ्लेयरिंग से तात्पर्य तेल और गैस रिकवरी, CBM उत्पादन, पेट्रोकेमिकल प्रक्रिया और लैंडफिल गैस निष्कर्षण सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न संबंधित गैस के दहन से है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ब्लैक कार्बन एक अन्य प्रदूषक है जो कभी कभी गैस फ्लेयर्स द्वारा छोड़ा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। गैस फ्लेयरिंग ऑपरेटरों को अपने उपकरणों पर दबाव कम करने और किसी भी अतिरिक्त गैस को जलाकर अप्रत्याशित और बड़े दबाव भिन्नताओं का प्रबंधन करने की अनुमति देती है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार केवल 2 कथन ही सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प भी केवल 2। अगला प्रश्न है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कथन 2 है, नीलगिरी तहर इसकी प्रमुख प्रजातियों में से एक है। और कथन 3 है, ये रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सभी 3 कथन सही हैं। हाल ही में तमिलनाडु वन विभाग ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए नीलगिरी में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट के एक भाग के रूप में यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, इसलिए कथन 1 सही है। ये पार्क नीलगिरी तहर की रक्षा के इरादे से बनाया गया था, जो आमतौर पर नीलगिरी में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। इसे पहले नीलगिरी तहर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। ये पार्क नीलगिरी तहर के अलावा रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, ब्रुसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। और कथन 2 है, मानव से मानव संचरण बहुत आम है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 कथन ही सही है। हाल ही में केरल के कोल्लम में एक 7 वर्षीय बच्ची में ब्रुसेलोसिस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, ब्रुसेलोसिस विभिन्न ब्रुसेला प्रजातियों के कारण होने वाला एक जीवाणु रोग है, जो मुख्य रूप से मवेशी, सूअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों को संक्रमित करता है। मनुष्य में संक्रमण आमतौर पर संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से, दूषित पशु उत्पादों को खाने या पीने से या वायुजनित एजेंटों के सांस लेने से फैलता है, इसलिए कथन 1 सही है। ब्रुसेला मेलिटेंसिस मानव ब्रुसेलोसिस का कारण बनने वाली सबसे प्रचलित प्रजाति है, जिसका कुछ हद तक कारण बकरियों और भेड़ों के टीकाकरण में आने वाली कठिनाई है, लेकिन इसका मानव से मानव संचरण बहुत दुर्लभ है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है।
यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है, और कथन 2 है, इस वर्ष इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस 2023 मनाया गया। यह दिवस जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर केंद्रित रहा। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण सहित वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसकी स्थापना 1999 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बढ़ती जनसंख्या प्रवृत्ति आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना रही, इसलिए कथन 2 सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है। आपके ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की ओर प्रयास कर रहा है। पिछले 9 सालों में मंत्रालय ने समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की है। इस क्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AVYAY शुरू की है, इसलिए विकल्प बी सही है। अटल वयो अभ्युदय योजना भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से की गई एक व्यापक पहल है। ये योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनकी भलाई एवं सामाजिक समावेश सुनिश्चित करती है। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य समाज में बुजुर्गों के अमूल्य योगदान को मान्यता देकर उन्हें सशक्त बनाना और उनका उत्थान करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र सुधारक यानी द रिफॉर्मर किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है बी कृष्णा पिल्लई, राधाकांत देव, दादा भाई नौरोजी, या फिर गोपाल गणेश आगरकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोपाल गणेश आगरकर। आज यानी 14 जुलाई को देश भर में भारतीय समाज सुधारक गोपाल गणेश आगरकर की जयंती मनाई गई। बता दें कि गोपाल गणेश आगरकर एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले यानी वर्तमान सांगली में हुआ था। 1884 में आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अपने जीवन काल के दौरान आगरकर सामाजिक सुधारों के लिए सक्रिय थे और नागरिकों को उनके राजनीतिक अधिकार दिलाने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपना स्वयं का अखबार सुधारक यानी द रिफॉर्मर शुरू किया, जिसने अस्पृश्यता और जातिवाद दोनों को चुनौती दी, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोपाल गणेश आगरकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित सैलसोला ओपोसिटिफोलिया डेंस स्पोंटानिया क्या है। आपके ऑप्शन है डायनासोर का जीवाश्म, खोजा गया नया तारा, पौधे की प्रजाति, या फिर एक बौना ग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पौधे की प्रजाति। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने सालसोला ओपोसिटिफोलिया डेस स्पोंटानिया नामक सॉल्ट वार्ट की एक नई प्रजाति की खोज की है। सालसोला ओपोसिटिफोलिया डेस स्पोंटानिया कच्छ जिले के खारे, शुष्क और अर्ध शुष्क वातावरण में उगने वाली एक 12 मासी झाड़ी है। यह एक प्रजाति है जो अमरंथसी परिवार से संबंधित है। 2007 से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सार संग्रह प्लांट डिस्कवरीज के नवीनतम अंक में इसकी सूचना दी गई है। इस अंक के अनुसार यह नई प्रजाति 12 मासी झाड़ी है जो 1 से 2 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका आधार चिकना, बेलनाकार एवं लकड़ी जैसा होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पौधे की प्रजाति। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कथन 2 है इसका मुख्यालय जिनेवा में है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
दरअसल पाकिस्तान ने स्वीडन में पवित्र कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में धार्मिक घृणा से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को महासभा द्वारा 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर की गई थी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसके तंत्र में सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा शामिल है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की स्थितियों का आकलन करने का कार्य करती है। इसकी बैठक जेनेवा से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में होती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया सागर संपर्क सिस्टम किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय या फिर योजना मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। चलिए इसमें सिंचाई की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS का उद्घाटन किया। बता दें कि डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी DGNSS एक टेरेस्ट्रियल बेस्ड संवेदन प्रणाली है। ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करती है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। DGNSS सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगी और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग तथा दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। नवीनतम DGNSS प्रणाली अब GPS और ग्लोनास के सुधार प्रसारित करने में सक्षम है, इसलिए विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। चलिए अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, समर्थ किस मंत्रालय की एक पहल है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वस्त्र मंत्रालय। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।